इसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या, पहली बात तो जब भी आंसर लिखना तो सीक्वेंस में लिखो, ठीक है। बहुविकल्पी एक ही पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें देख लो, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। कभी भी बहुविकल्पी वाले सवाल लिखना तो पहले नंबरिंग सीक्वेंस में ही डालना, का खा गा घा। एक तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मान लो पहले घा कर दिए फिर खा कर दिए। टीचर क्या होता है, एक साथ सबके आंसर लिखा होता है, फिर वो मैच कराता जाता है कि हाँ ठीक है पहले का खा ये वाला सही है, काम खत्म, ठीक है। तो दूसरे का खा जो भी सही है, दूसरे खा का मतलब होता है फिर क्षेत्रफल बढ़ा कर, तो मान लो ऐसे कर दिए, लिख दिए, तो ये हो गया, पर्याप्त हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे टाइम बच रहा है तो लिख दो। शुरू में जो टाइम खराब करोगे बाद में वही नुकसान करेगा। बाद में इतने लिखने के तुमको एक एक नंबर मिलेंगे वहाँ पे, इसलिए अननेसेसरी यहाँ पे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिखना हो लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा से और जो विकल्प अगर छोटे छोटे हैं लिख दो, बहुत बड़ा विकल्प है तो मत लिखो। विकल्प में अगर डिटेल में आंसर दिया हुआ है तो उसको छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है। फिर ये वाला अगला नंबर है, जैसे इसमें अग्रदिश बायस एवं पश्चिदिश बायस की दिशा में प्रतिरोध क्रमशः की दशा में। अग्रदिश बायस में तो शून्य प्रतिरोध होगा क्योंकि आदर्श लिखा हुआ ना वहाँ पे, और पश्चिदिश में अनंत होगा, तो ये इसका तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आदर्श आदर्श जो तुम्हारे संधि होती है पीएन संधि, ये हमेशा शून्य होगा, ठीक है। आदर्श स्थिति में अगर आदर्श नहीं होता तो फिर परिमित, वो फिर दोनों केस में कुछ न कुछ शून्य प्रतिरोध न होता, कुछ न कुछ होता, ठीक है, लेकिन शून्य के करीब ही होता अग्रदिश में। और पश्चिदिश में ये कह लो कि अनंत तो नहीं कह सकते हैं, कुछ परिमित होगा, ठीक है, अगर आदर्श वाला नहीं होगा तो, ठीक है। आदर्श का के बजाय फिर क्या होगा, फिर तो सामान्य सामान्य पीएन संधि हो जाएगी, या वास्तविक वाली कह सकते हो। वास्तविक जो संधि डायोड होती है उसका प्रतिरोध अनंत नहीं होता, परिमित होता है, ठीक है। शून्य भी नहीं होता अग्रदिश में, शून्य के करीब हो सकता है, ठीक है। अब है घानो, तो दोनों केस मैंने बता दिया। पूछेगा तो आदर्श की ही पूछेगा, ठीक है, वास्तविक वाला नहीं पूछेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। द्रव्य तरंगों के संबंध में कथन सत्य है। द्रव्य तरंगे जो होती है ना, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग बात होती है, द्रव्य तरंगे अलग होती है। जब वो कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा वेग से गतिशील रहता है तो तरंग की भांति व्यवहार करता है, या ये कह लो कि वो तरंग की तरीके से चलता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बहुत तेज़ गति करा देंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की भांति ये गति करता है, ठीक है, ये समझो। ये सीधा न, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन की भांति गति करता है, ये मान लो तुम, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है वो गति कर रहा है तो वो तो हो गया उसका जो है वो तरंग बिहेवियर हो गया, तरंग व्यवहार हो गया। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, कोई आवेश होता है एक ही जगह पे, वो कंपन करता रहता है, छोड़ता रहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, वो अलग कहानी है। इसमें पूरा कण ही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ, इन दोनों केस में अंतर यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह में कंपन कर रहा है तो उससे किरणें, उससे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी, ठीक है। तो वो एक अलग केस हो गया। एक ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन खुद ही गति कर रहा है, तो वो हो गई तुम्हारी द्रव्य तरंग, ठीक है। द्रव्य तरंग इलेक्ट्रॉन हो या न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कोई भी हो, आवेशित हो अनावेशित हो, सब में बनती है, ठीक है। और एक ही जगह में कोई आवेशित कण कंपन कर रहा है, कंपन जब होता है, कहने का मतलब कि त्वरित आवेग से जब कंपन होता है तो त्वरण होता है पार्टिकल में, तो वो रहेगा एक ही जगह पे, मतलब त्वरित आवेश गति करता रहेगा, लेकिन वो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ता रहता है, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इसको रट लो, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में कथन इन आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसके गुण देखोगे ना द्रव्य तरंगों के, तो वहाँ पे लिखा होगा, तो इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा। खैर चलो, ये चाहिए और भी बच्चों को नहीं पता होती है। ये वाला तुम्हारा सही, कहाँ पे मैंने अंगा नंबर कोई छूट गया क्या, का खा गा घा, घा वाला
घा वाला तो हो गया, अंगा वाला आ गया। ये सही था तुम्हारा। कितना था इसका? 2.1, थर्ड पार्ट था, ठीक है। सर। फिर वायु वाला, ये वाला सवाल तुम जब इसको सॉल्व किए होगे तो 30 सेंटीमीटर नहीं आया क्या उसमें से? चूँकि द्वितीय फोकस से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो F = +10 दिया हुआ है, उत्तर लेंस है। और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, तो लेंस जो होता है, तो लेंस में क्या है कि मान लो ये लेंस है, उसका प्रथम फोकस ये होगा, द्वितीय फोकस ये होगा। जिधर वस्तु होती है उधर प्रथम फोकस होता है, तो उससे वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो टोटल इसके कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि फोकस ही 10 पे है, क्यों? तो ये वाली दूरी 15 हो जाएगी। और जब इधर बनेगा तो ये कहाँ पे बन रहा है? 30 पे बन रहा है जाके, ठीक है। 30 पे बन रहा है। पूछ कहाँ से रहा है? इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस ही खुद ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो द्वितीय फोकस से पूछ रहा है। तो टोटल जब 30 है तो बचा कितना? 20 ही बचेगा, है? तो 20 आंसर इसका आएगा। तो 4 नंबर का तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20। पहला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से लिखना है। ओवर राइटिंग अगर करो तो समझ में नहीं आता कि घा लिखा है कि चा लिखा है, समझ गए? एक तो तुमने सीक्वेंस भी आगे पीछे कर दिया, तो अब वहाँ पे कई बार टीचर ही कंफ्यूज हो जाएगी ये घा लिखा है कि चा लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों सीक्वेंस में लिखोगे तो अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेगा। पहली बात तो कि चलो इसने सीक्वेंस में लिखा, नंबर एक बात। अब बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कोई जगह होती नहीं, एक एक लाइन की जगह होती है, एक एक लाइन में सारे आंसर लिखने होते हैं। इसमें सबको सीक्वेंस में ही लिखो और वो विकल्प नंबर जरूर डालो, ठीक है। कई बार टीचर विकल्प ही मिला के नंबर दे के आगे बढ़ लेता है, आगे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि एक एक लाइन को, अब जैसे ग नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, अब इसमें अनंत शून्य परमित शून्य शून्य परमित शून्य अनंत सब उल्टा मिक्सअप लिखा हुआ है। अब वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसने सही आंसर लिखा है कि गलत लिखा है। उसको बार बार जाके फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर आंसर पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन 3 बार उसको मैच कराना पड़ेगा। ऐसे में भड़बड़ाएगा तो काट कूट के निकल लेगा, समझ गए? इसलिए विकल्प नंबर सही लिखो। अब इसमें 2 बार या 3 बार मिलाना पड़ेगा आंसर, तब जाके सही से चेक हो पाता है। खैर चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटान के संवेग का। फोटान के संवेग का सूत्र जो है तुमने, यस सर, फोटान का संवेग का सूत्र जो होता है तुमने NH/2 वो इलेक्ट्रॉन का संवेग होता है, ठीक है, जब वो किसी कक्षा में गति कर रहा होता है। लेकिन फोटान थोड़ी ना कक्षा में गति कर रहा होता है, तो फोटान तो प्रकाश का पार्टिकल होता है। तो ये पैकेट्स होते हैं, तो वो होता है hc/λ, ऊर्जा होती है, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, hc/λ ऊर्जा हो गई। एक सेकंड, हाँ। तो hc/λ ऊर्जा होती है और संवेग जो होता है एनर्जी अपान में c होता है। तो P बराबर में hc/λ/c ये आएगा, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। फोटान का संवेग ये होगा, अब वो जो तुमने लिख दिया वो इलेक्ट्रॉन का संवेग है, ठीक है। यस सर। घ नंबर जो सवाल है, तो फोटान का संवेग तो hc/λ हो जाए, नहीं c/λ होगा, नहीं सॉरी h/λ, c नहीं होगा, ठीक है। फिर ये वाला सवाल है, अगला सवाल, नाभिकी बम और नाभिकी रिएक्टर में सिर्फ एक ही अंतर है। नाभिकी बम में अनियंत्रित नाभिकीय अपक्रिया होगी और रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय होगी, या इसको नियंत्रक क्षणों द्वारा इसको हमेशा, इसके नाभिकीय अपक्रिया के दर को हमेशा हम कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, तकनीकी द्वारा। ऐसे लिख दो, तकनीकी द्वारा। इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ लो, कई बार पूछ भी देता है नाभिकीय रिएक्टर का पूरा एक्सप्लेन करो, 3 नंबर का पूछ देगा। तो उसके नाभिकीय नियंत्रक छड़े, मंदक, समझ गए, भारी जाल, ये सब पूछ लेता है। ग्रेफाइट की छड़े जो यूज होती हैं, तो थोड़ा उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हेडिंग याद कर लो, अंदर कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ लो, एकदम एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं होता लिखना। ये घ नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल एकदम बेफजूल का सवाल है, मतलब फ्री के नंबर है, इसको मैं करा दे रहा हूँ,
ठीक है। कह रहा समतल किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। ठीक है। यस सर। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये खैर मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे ई वाई इक्वल टू इतना लिखा है, अब तुमको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का लिखना है। तो अगर वाई दिशा में चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र है और ये वाला किस दिशा में जा रही, वो यहाँ से पता करेंगे अंदर से, समझ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो यहाँ एक्स। एक्स और वाई यूज हो गया, बचा क्या, जेड। तो जेड जेड। की दिशा में ही तो जो तुम्हारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो जेड की दिशा में उत्पन्न होगा। ठीक है। तो यस पहली सर। बात तो सीख लो कि ये जो अंदर लिखा होगा साइन थीटा या कास थीटा के अंदर, वो यस सर। होती है तरंग के चलने की दिशा। फिर दिशा। तरंग के विद्युत चुम्बकीय तरंगों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे में दो चीज होती है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों बार बार कंपन करते हैं। तो ये वाई अक्ष के अनुदिश अगर कंपन कर रहा है तो जेड अक्ष के अनुदिश ये करेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा बचेगी उसी दिशा में करेगा। ठीक है। जैसे मैं इस तरीके से बनाऊं, तो यस इस सर। दिशा में तरंग बढ़ रही है, वाई एक्सिस में ये वाली हो गई, ये वाली, ये वैद्युत क्षेत्र वाली हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र वाली हो जाएगी, जेड वाली ये इसके अनुदिश करेगी। ठीक है। तो इस तरीके यस से सर। समझ लो। अब इसमें देखो, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें थोड़ा और भी सवाल बनेंगे तो तुम कर लोगे। ठीक है। पूछा तो इसमें क्या है, सिंपली तुमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का पता है, तो ये वाला साइन से लेके लास्ट तक ये तो सेम होगा दोनों केस में, समझ गए। यस सर। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का भी सेम होगा वैद्युत क्षेत्र में, सिर्फ परिवर्तन कहाँ होगा, ये यहाँ पे जो आयाम होता है। तो साइन के पहले जो लगा होगा, तो यहाँ पे ये ई नॉट होता है, यहाँ पे बी नॉट यूज होगा। तो बी नॉट निकालने के लिए सिंपली मैंने बताया था, बी नॉट इजक्वल टू ई नॉट बाई सी, रट लो इसको, रट लो। नहीं तो यही सवाल 3 नंबर में भी पूछ देगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। तो यहाँ से जब सॉल्व को निकालो, बी नॉट की वैल्यू बस क्या करना है, जो भी वैल्यू है ई नॉट की वो रख दो और उसमें प्रकाश की चाल का भाग दे दो, जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो, हो गया, समीकरण बन गया। समझ गए। यस सर। तो बस इतना होता है, छोटा सा काम है। ये बहुत पूछेगा इस टॉपिक से, जो भी सवाल पूछेगा आसान सवाल पूछेगा, बस तुमको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला रट लो। ठीक है। कभी कभी वेग पूछ लेगा, तो वेग के लिए मैंने बताया, कोई भी तरंग हो उसके समय उसके अंदर वाला जो थीटा होता है उसको पकड़ो, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर लिख दो। बराबर रख दो। तो उसमें क्या होगा, एक्स तो होगा ही होगा, डी एक्स अपान डी टी, ये तो टी1 हो जाएगा, तो डी एक्स अपान डी टी वी को बोलते हैं। ठीक है। यस सर। तो रफ में कर लेना और लिख देना यहाँ पे वेग। और वैसे भी फार्मूला क्या होता है, जो एक्स का गुणांक डी एक्स अपान डी टी करोगे तो टी का गुणांक बटे एक्स का गुणांक वही हो जाएगा तुम्हारा चाल उसकी। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी याद यस रखते हैं, तो टी का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, बस। ठीक है। यस सर। तो बहुत तरीके होते हैं याद करने के। अब वहाँ पे भूलने का, कन्फ्यूजन होने की बहुत स्थितियाँ होती है। ठीक है। जब एकदम से चलो ठीक है। ऐसे भी तुम इसको अगर करना चाहोगे तो इस वाले पूरे टर्म को 0 रख दो, तो एक्स बाई टी इजक्वल टू बीमा से भी निकाल सकते हो, एक्स बाई टी इजक्वल टू 1.5 गुणे 10^11/500, तब भी आ जाएगा। हालांकि प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंग होगी तो प्रकाश की चाल ही आएगा वैसे। ठीक। नेक्स्ट है, शुद्ध प्रेरणी के परिपथ में वोल्टता था धारा के बीच कलांतर, वोल्टता था, ये जो तुमने 180 लिख दिया है ना, ये 180 जो होता है वी एल और वी सी के बीच का विभवांतर होता है। ठीक है, सॉरी कलांतर होता है। यस समझ सर। में आएगी नहीं, तो वो अलग चीज़ होती है। धारा हमेशा जो है ना इसी अक्ष में होती है, याद रखियो। केवल एल है, सी तो है नहीं, तो यहाँ पे वी एल होगा, इधर वी सी, इधर धारा होगी। ठीक है। अगर प्रतिरोध होता तो इधर वी आर होता, जब प्रतिरोध है ही नहीं तो उसमें उसके सिरों विभवांतर भी नहीं होगा। समझ गए। अगर अब ये है ही नहीं, प्रतिरोध है ही नहीं, तो धारा तो हमेशा प्रतिरोध वाली अक्ष पे रहेगा, तो इनके बीच में कलांतर कितना होगा, पाई 90 का, पाई/2 का। ठीक है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, बोलेगा कि अग्रगामी है कि पश्चगामी है, तो उल्टता जो है धारा से अग्रगामी होगी। समझ गए। जो ऊपर है वो अग्रगामी, नीचे है वो पश्चगामी है, या इसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उल्टता धारा में अग्रगामी होगी। ठीक है। ये भी याद रखना, इसको पूछ सकता है। फिर इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कहाँ गया ये तो हो गया किसी शुद्ध प्रेरक प्रत्यावर्ती। अभी 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले से ये तुम्हारा सही है, ठीक है, इसको नहीं कराएंगे। Yes, sir. फिर है तुम्हारा नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान हानि इतनी हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तुमने सही लगाया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। जो तुम निकाले हो ये तो ईवी में वो जूल में निकलता है। ये बात समझो पहले। द्रव्यमान दिया है किलोग्राम में, सी जो है मीटर पर सेकेंड होता है, तो जो मात्रक आएगा उसका तो एसआई यूनिट आएगा ना, यहाँ जूल आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे ईवी में बदलने के लिए तुमको इतने का भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। Yes, sir. फाइनल आंसर इतना आएगा, ठीक है, तो ध्यान देना। ये अब इसमें कुछ नहीं है इस सवाल में, बस इतना मात्रक का केवल गड़बड़ी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, एक एम्पियर के प्रति नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करिए। ये तो शायद तुम्हारा सही है। Yes. नाभिकीय बंधन ऊर्जा के लिए क्या हो गया, जूल में निकाल दिया तुमने इसको। इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग दे दोगे तो ईवी में बदल जाएगा, ईवी में पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट ये है, एम्पियर के प्रति नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये तुमने सही किया है, ये हो गए, मार्क्स मिल गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक एवं संभारिकों की परिभाषा दीजिए तथा इनके अंतर का उल्लेख करिए। आवाज़ आ रही है। इसमें जो है तुमको जब लिख रहे हो तो इतना ध्यान देना कि जो समस्थानिक होते हैं वो जो है ना, Yes, sir. ये एक ही तत्व के होते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। क्या लिखा, किसी तत्व के ऐसे परमाणु। संभारिक में किसी तत्व मत लिखो, संभारिक में लिखो कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ना द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। Yes, क्योंकि sir. संभारिक जो है अलग अलग तत्व होते हैं और समस्थानिक एक ही तत्व के दो अलग अलग टाइप के भार होते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. समस्थानिक में एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। और संभारिक में क्या होगा, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ठीक है। Yes, sir. ध्यान देना तो इसमें क्या है कि अब वहाँ पे जो है लैंग्वेज बनाने में तुमको दिक्कत होगी, बस संभारिक में मत ये एक ही तत्व मत लिखना, ठीक है, या किसी तत्व को बस ये लिख देना कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ये वर्ड यूज कर लो, ये तो दोनों में चल जाएगा। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऐसे परमाणु शब्द यूज करोगे तो दोनों में चल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा सा किताब में भी एक दो बार देख लेना, जो कि अब ये चीज़ रट के जाओगे तो गलत चीज़ मत रटो, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कारफलन वाले धातु पर आपतित प्रकाश इतना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात करो। ये सवाल लेंदी है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, इसको तो 3 नंबर का पूछना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चलो यही सवाल 3 नंबर में भी पूछ देगा, यही 5 नंबर भी पूछ देगा, क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं होता है। तो इसमें तुमने फाई तो ठीक निकाला, फाई बराबर में क्या निकाला, लैम्डा। देखो फाई बराबर में एच न्यू प्लस के मैक्स नहीं होता कि एच न्यू तो इसकी टोटल ऊर्जा होती है, समझ गए। Yes, sir. तो फाई और के मैक्स मिला के पूरा एच न्यू के बराबर होता है,
तो फाई तो छोट एच न्यू का ही पार्ट होता है ना, तो तुम गलत लिख दिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पे तुमको अगर लिखना ही था तो फाई बराबर एच न्यू में के मैक्स घटा दोगे तो फाई बच जाएगा। समझ गए? यस सर। कुछ बात समझ में आ रही कहाँ गलती की है? यस सर। हाँ, तो एच न्यू जो होता है वो फुल एनर्जी होती है, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे फाई बराबर में एच न्यू माइनस के मैक्स होगा। के मैक्स होगा। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ में आया यस तो सर। बता दूँ मैं। फिर आ गया। हाँ, तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाकी सब कुछ सही। यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए था तुमको, ठीक है। यस सर। यस सर। और दूसरी बात, फाई अगर निकालना है तो फाई डायरेक्ट निकालो। उसने क्या दे रखा है? कार्यफलन दे रखा है। दिया। कार्यफलन की फाई की जगह कार्यफलन की फाई के बराबर 2.14 वोल्ट लिखो, ठीक है। और एच न्यू तो निकल ही आएगा एच सी बाई लेमडा से। एच सी यस बाई सर। लेमडा वहाँ तो तुमने ठीक लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन के की जगह के लिखो। के का मान जब आएगा तो ईवी में आएगा, ठीक यस है। सर। और जब के ईवी में आएगा तो उसको जो है फिर बाद में कन्वर्ट करना हो, उसके बाद भी लगाना है। के बराबर जब आ जाएगा उसकी जगह हाफ एम बी स्क्वायर लिख दो। यहाँ भी आ जाता, लेकिन तुम गलती क्या किए हो कि तुमने गलती यहाँ पे ये किया है कि यहाँ पे फाई की जगह में वो वाली वैल्यू लिखो 2.14 इंटू, लिखा भी नहीं लिखा है, ठीक है। यस सर। तो और यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर जो अप्लाई कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अप्लाई कर दिए तो फिर यहाँ पे फिर जब ईवी की जो वैल्यू रखोगे, वो जो ऊर्जा की वैल्यू रखोगे सबको जो, ठीक है। चलो इसको करा दे, इसको मैंने शायद करा है, ठीक है। इसमें देखो, जैसे डब्लू बराबर 2.14 ई बी दिया है, लेमडा का 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। तो ई बराबर डब्लू प्लस के होगा। जो ऊर्जा होती है फोटॉन की वो कुछ कार्यफलन में खत्म हो जाती है, जो बचती है गतिज ऊर्जा दे देती है। तो यहाँ पे ई बराबर तो एच सी बाई लेमडा होगा, ठीक है। यस। यस सर। यहाँ पे डब्लू प्लस के, कई बार डब्लू को एच न्यू नॉट भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो लिख लेना, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे एच सी बाई लेमडा की वैल्यू हमने लिख दिया। यहाँ ये तो हो जाएगी पूरा यहाँ से यहाँ तक एच सी बाई लेमडा, ठीक है, ये वाली। यस सर। ये वन, चूँकि डब्ल्यू की वैल्यू हम ईवी में लिखेंगे तो इसको भी सबको सेम मात्रक में रखना पड़ेगा। तो इसको भी हमने वही मात्रक में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 भाग दे। अब ये ईवी का, ये भी ईवी में हो गया। ये तो ईवी ऑलरेडी दे रखा, तो के की वैल्यू जो निकलेगी वो भी ईवी में निकलेगी। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का एक इधर तरीका, या ये पूरे की वैल्यू तुमको पता ही है, इतने को ये लेमडा को छोड़ दो, बाकी की वैल्यू 1 2 3 7 5 1 2 3 7 5 बटे में लेमडा, लेमडा भी जो भी हो एंगस्ट्रॉम में डाल देते हैं, ठीक है। यस सर। तो एंगस्ट्रॉम में डालोगे तो ये अपने आप ईवी में आंसर आ जाता है, ठीक है, 0.315। तो यहाँ से 0.315 जब करो ये आंसर आ जाएगा ईवी में, जब सॉल्व करोगे के की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चूँकि के की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, एक सेकेंड, हाँ, जो ईवी में आएगा सॉल्व करने पर ये वाले पोर्शन को, वो आएगा 2.455। उसमें से फिर ये वाली वैल्यू घटाओगे तो के का मान आ जाएगा 3.315 ईवी में आ गया। अब ये जो ऊर्जा आई है के ईवी में, यही के जो है गतिज ऊर्जा होती है। इन केस अगर पूछ देता निरोधी विभव बताओ, संस्तब्ध विभव बताओ, तो ये क्या होता है, इतने ही वोल्ट हो जाता। समझ गए? यस सर। यस सर। पूछ सकता था सेम सवाल को। अब उसने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बता दो। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अगर अगर इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है, गतिज ऊर्जा पूछा है, वेग भी पूछा है, ठीक है। तो वेग के लिए क्या करोगे, हाफ एम बी स्क्वायर कर दोगे के की जगह पे, तो v बराबर में अंडर रूट में ये सब लोग लुक के आ जाएगा, तो द्रव्यमान वगैरह। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब ये तो ईवी में था, अब इधर में हाफ एम बी स्क्वायर, इसका भी मात्रक जो है मीटर पर सेकंड में, इसका केजी में लिख रहा है, इसका जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, तो जूल में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
Yes, sir. तो जूल में करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10⁻19 का गुणा कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 का गुणा करके फिर सॉल्व कर लिया। फाइनल आंसर जो आएगा देखो, यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे 9.1 है। इलेक्ट्रॉन का जब इसको सॉल्व करना तो ऊपर का ये 1.6 को 16 कर देना, इधर को 9.1 है तो 9.1 है। इसमें कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बड़ा मिसमैच हो गया हो, तो इसमें हमेशा इसका दशमलव हटा देना, इसको 6 बना लिया करना, इसको 9 बना लिया करो, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल 3 के तौर पे निकल जाएगा बाहर, निकलेगा Yes, कि sir. नहीं? इसका कितना निकल जाएगा? 1.6 का 16 बाहर निकाल लो, अंदर 0.1 बचेगा, तो 0.1 यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। Yes, तो sir. 4/3 तो फुल निकल जाएगा। अब घातों को एडजस्ट कर लो, यहाँ पे 10 घात माइनस 31 है, 10 घात माइनस 19 है, 10 घात माइनस 12 बचेगा, एक ठो ये बचेगा इसका 10 घात माइनस 13। ये वहाँ पे 13 होना चाहिए था, एक ठो छूट गया था कैलकुलेशन करते समय, Yes, sir. प्लस का 13 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.63 है। अब देखो 4/3 0.63 है और 10 की घात 13 है, तो इसमें 10 की घात 6 बाहर निकाल लेंगे, मतलब 10 की घात 12 को बाहर निकाल दोगे तो 10 की घात 6 के रूप में निकलेगा। अंदर एक Yes, तो sir. घात बचेगी, तो अंदर को इसको फिर हम कर देंगे यहाँ पे 0.63 नहीं 6.3 आएगा। 6.3 का जैसे अब वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल की Yes, दूरी sir. 4 होता है और 3 त्रिक 9 होता है, तो 4 और 3 के बीच नहीं, 2 और 3 के बीच में होगा लगभग 2.5 के आसपास, ठीक है। Yes, अगर sir. आता है तो ठीक है, नहीं अंडर रूट में अंडर रूट में 6.3 लिख के चले आना। इसका लगभग आएगा यहाँ पे 2.5 के आसपास, ठीक है। जो भी वैल्यू Yes, sir. आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 8 24 और 3 8 24 और 8 चौक 32, लगभग 3.2 के आसपास आएगा, ठीक है, मीटर पर Yes, sir. सेकेंड। यहाँ तक भी अगर निकाल के चले आओगे तब भी आंसर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा पेपर कर लेना, बाद में गुणा भाग का काम करना। कुछ पता चला पेपर हुआ नहीं, यहीं पे बढ़िया गुणा भाग बढ़िया कर रहे हो, मज़ा आ रही है। तो कितने लड़कों को मज़ा आती है कि पूरा दशमलव तक निकाल के चले आए। ये क्या होगा, यहाँ तक निकाल दोगे 2 नंबर का सवाल है, आई 2 ही नंबर देगा, इससे कम देगा नहीं, ठीक है। इतना लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है। यही सवाल देखना 3 नंबर का पूछ देगा, यही सेम सवाल 5 नंबर का भी पूछ देगा, ठीक है। तो Yes, sir. इसमें बैठ के यहाँ तक सॉल्व करो, आगे बढ़ो, पूरा पेपर कर लो, खाली बचो तो फिर ये दशमलव समलो वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, इसका कौन बैठ के वहाँ निकालेगा, ठीक है। Yes, sir. अंदाजे से अब अंदाजा मार के मत लिखना, क्योंकि अंदाजे वाले में कई बार गलती हो जाती है, तो जहाँ तक निकले नहीं रूट लगा के छोड़ दो, नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब काटेगा इन केस तो आधा नंबर काटेगा, आधा नंबर कट भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आगे तुम्हारा 3 4 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि नंबर वहाँ पे अगर आता हुआ क्वेश्चन छूटता है तो बहुत फिर गड़बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन 4 में कहाँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करिए। तुम्हारा पहली बात तो तुम इसको अच्छे से समझो, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। हेलो, Yes, sir. हाँ, ये वैद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है, पहली बात तो ये जो है, चलो ठीक है, अगर नहीं आता तो कुछ ना कुछ लिखना ही है, लेकिन अभी तो टाइम है ना, अगर अभी चीज़ों को समझ लो, ये आसान चीज़ है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है Yes, वो sir. होता है किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। फिगर Yes, बना sir. दो, फिगर तो बनाए नहीं तुम, ठीक है, हैं? Yes, sir. तो 2 ठो आवेश लिखो और दोनों के बीच की दूरी 2L दिखा दो, एक प्लस Q दिखा दो, एक माइनस Q दिखा दो, समझ गए। Yes, sir. और द्विध्रुव क्या होता है, जब किन्हीं दो बराबर एवं विपरीत आवेशों को, जब किसी समान परिमाण के तथा विपरीत आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर स्थापित कर देते हैं,
तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात पता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वो परिभाषा लिखनी है। जब किन्हीं दो बराबर एवं विपरीत आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर स्थापित कर देते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है, ठीक है। यस सर। तो वैद्युत द्विध्रुव की जगह तुमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख दी है। और जहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी थी वहां चुंबकीय आघूर्ण की लिख रहे हो। चुंबकीय आघूर्ण तो पूछे नहीं उसने। हेलो। यस सर। तो यहाँ पे पहली बात तो तुमको एक फिगर बनाना, ठीक है। बिना फिगर के क्वेश्चन मत किया करो। अब आता भी है ये, तो बस तुम लोग को माइनस क्यू प्लस क्यू बीच की दूरी 2L दिखा दो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से फार्मूला लिख दोगे। जो भी तुमने लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा सही लिखी, लेकिन गलत हेडिंग गलत डाल दी है, ठीक है। तो P = Q × 2L इतना ही लिख दोगे। टीचर यही को देख के आगे बढ़ जाता है, समझ गया। परिभाषा तो लिखनी ही है जो लिखनी है। और इसी को निकाय के बोलते हैं जब दो बराबर विपरीत आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर, ये 2L बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, स्थापित कर देते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। नहीं, द्विध्रुव कहते हैं, सॉरी। द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे? किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये बात है। चलिए, अब ये सवाल 3 नंबर का पूछा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में लेंदी पेपर बना दिया है इसको। अब कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण 2 × 10⁻⁸ कूलम द्विध्रुव आघूर्ण का एक, इसमें वो पूछा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक। आघूर्ण सही है। टाउ = P sin थीटा होता है। P की वैल्यू लिख दिया। P = Q × 2L होता है। P की वैल्यू दे रखा है और E की भी वैल्यू दे रखा है, साइन की वैल्यू दे रखा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, जब बोले कि स्थितिज ऊर्जा 2 तरीके से पूछेगा। एक तो बोलेगा किसी भी कोई भी वैद्युत द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी अवस्था में रखा हुआ है तो थीटा कोण घुमाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, तो वो अलग बात होती है। एक होता है कि उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा बताओ, वो अलग बात होती है, ठीक है। दोनों को समझो। आता तो है लेकिन मिसमैच कर जाएगा वहाँ पे। अगर नहीं पता होगा तो पूछेगा कुछ और, लिख कुछ और दोगे। तो यहाँ पे जो तुमने P1 - cos थीटा जो निकाला है, ये है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने पर जो ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा किया गया कार्य है ये, ठीक है। या जो भी संचित ऊर्जा होगी वो बात है। अब तुमसे जब पूछेगा कि कुल स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो कुल या केवल स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, ठीक है। घुमाने वाला शब्द नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो वो हमेशा P cos थीटा माइनस का P cos थीटा होता है, ठीक है। ये होगा तुम्हारी बुक में भी ये फार्मूला हो। जैसे देखो, वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला। यस सर। तो जब मैं मान लो ये मेरा द्विध्रुव है, तो मैं क्या है कि इधर से लेके आ रहा हूँ इसको, ठीक है, इधर से, या मैं सोचो इधर से लेके जा रहा हूँ, इधर से, तो इधर से लेके जा रहा हूँ। मान लो ये माइनस आवेश या धन आवेश, हमें माइनस आवेश धन आवेश तो क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा, ठीक है। तो ये धन आवेश ऐसे आएगा, यहाँ पे तुम रख दिए। तो धन आवेश ज़्यादा दूर चला, ऋण आवेश कम दूर चला, तो उतनी ज़्यादा ऊर्जा इसमें, उतनी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है, एक तो वो प्लस यहाँ पे रखने के बाद इसको घुमाएंगे, समझ गए। इसको घुमाने की वजह से भी इसमें ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक है, क्योंकि घुमाने में काम करना पड़ेगा। ऐसे पड़ा हुआ है, इधर धन आवेश होगा, इधर ऋण आवेश होगा, ठीक है, ये वाला है। तो इनको घुमाने में आसानी से तो नहीं घूमेगा ये, क्योंकि इसको इधर वैद्युत क्षेत्र खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो घुमाएंगे तो जैसे छोड़ेंगे फिर यहीं पे आ जाता है, तो घुमाने में कार्य करना पड़ता है, ठीक। तो इस वजह से एक तो ये प्लस यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो अपने आप कुछ इसमें जो है निकाय में अपने आप निगेटिव में स्थिति ऊर्जा वो हालांकि मिलती है, ठीक है।
तो वो Yes. जो ऊर्जा होती है बाहर से अनंत से यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा आती है वो होती है माइनस का पीई, ठीक है, याद रखना। और प्लस में जब घुमाने में जो ऊर्जा होती है वो होती है पीई 1 - cos थीटा, यही वाली तुमने निकाला था, समझ गए। Yes. Yes, इन sir. दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका माइनस का पीई और प्लस का पीई Copy. माइनस का पीई कॉस थीटा, ये दोनों कट जाते हैं तो बचेगी कितनी ऊर्जा, सिर्फ इतनी बचती है कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। Yes, sir. तो ये कहानी है, हालांकि इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली दोनों फार्मूले रट लेना जो मैंने बताया, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो इस क्वेश्चन के पास में, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल कोई भी आएगा कर दोगे अब, ठीक है। बस घुमाने में किया गया कार्य या केवल स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो वो एक प्रकार से कुल स्थितिज ऊर्जा ही पूछता है, ठीक है। सिर्फ घुमाने में जब Yes. पूछेगा तब ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। किया गया कार्य पूछे या स्थितिज Yes. ऊर्जा पूछे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो चलो इसमें है ही है ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाउ तो तुम्हारा सही निकला था, स्थितिज ऊर्जा गलत निकली थी, तो माइनस का पी cos थीटा, कास की वैल्यू लिख दोगे या इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है अभी। हेलो, Yes, ट्रांसफार्मर sir. क्या है, इसमें से होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। इसमें ट्रांसफार्मर की परिभाषा तो तुमने ठीक लिख दिया है, और हानियों का विवरण भी ठीक लिखा है, लेकिन और भी कुछ हानियाँ होती हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, Yes. Yes, 3 sir. नंबर का है, देख लेना, इसके और 2-3 हानियाँ बुक में लिखी होंगी, ठीक है। ये तो मेन Yes, हानि sir. होती है जो तुमने लिख दिया, ठीक लिखा है, कोई बात नहीं, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन 1-2 ठो और पता कर लो, 1-2 नंबर और डाल देना, ठीक है। Yes, sir. अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए तथा रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये तुमने किया नहीं शायद, केवल अनुप्रस्थ प्रकृति दिखा दिया है ना, नहीं ये भी गड़बड़ है तुम्हारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनका जो वैद्युत क्षेत्र का जो कंपन होता है, ठीक है, जो आयाम होते हैं वैद्युत क्षेत्र के, वो जो Yes, है sir. हमेशा उसके तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, इसलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, ठीक है। इसका फिगर बना दो, फिगर मैंने बनवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। Yes, sir. ये इस तरीके से दिखा सकते हो तुम, तो ये फिगर जो है बनाने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कुछ भी उल्टा सीधा बस बन जाए तो कुछ भी तरीके से ये इस तरीके से बना देना, तो ये इससे पता चल जाएगा, और लिख देना उसकी परिभाषा, लिखे तो लगभग ठीक ठाक, इसमें लिखो कि चूँकि इसके इसके जो आयाम होते हैं या इसका जो कंपन के आयाम होते हैं, ठीक है, वो Yes, sir. या इन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का जो आयाम होता है वो तरंग के संचरण के लंबवत होता है, इस वजह से इसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. और इसके बाद जो है तुम्हारा इसमें पूछा है रेडियो तरंगों के क्या उपयोग हैं, ये अपना देख लेना, बुक से कर लेना, ठीक है। Yes, sir. तो 2-3 तो देख लेना, रेडियो तरंगों का उपयोग बहुत कम ही पूछता है, लेकिन देख लेना, मान लो कम से रिपीट करे क्वेश्चन तो ये दिक्कत ना करे, ठीक है, याद करने वाली चीज़ है, 2-3 पॉइंट देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उभयनिष्ठ तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, Yes, sir. ये तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है, चलो ठीक है। धातु के 2 गोलों का, ये वाला सवाल तुमने कुछ तक हद तक तो सही करे हो, बाद में तुम फिर गड़बड़ कर दिए हो, ठीक है। उसमें गड़बड़ी क्या की हो पहले देख लो, कहाँ गया, ये तो हो गया। इसमें जैसे तुमने वैद्युत चुंबकीय, ये है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, D1 D2 ब्याज दिया हुआ, अच्छा ब्याज दिया हुआ, चलो ठीक है, ब्याज दिया हुआ कुछ भी दिया हो, अनुपात तो सेम ही रहेगा, त्रिज्याओं का अनुपात व्यासों का अनुपात दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, तो sir. बी के लिए पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व करा है, क्या करा है, आवेश पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है, तो 2 है, पहले फिगर तो कम से कम बना लिया करो तुम लोग, कम से कम गलती होने से तो बच जाओगे। तो एक का मान ले क्यू सिग्मा 1 अपान में क्यू अपान में ए 4 पाई R1, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2
अब इस पृष्ठ घनत्व तो क्यू तुम कैसे इक्वल मान लिए भाई? कहीं दिया है क्या कि क्यू दोनों के बराबर है? Q1 Q2 मानना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे तो Q1 Q2 पहली बात तो करो, फिर सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 करोगे तो Q1 अपान Q2 बचेगा, बाकी तो आर सब कट जाएगा, ठीक है। यस सर। अब उसके हटाने के लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा, उसने एक कंडीशन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में पढ़ो। कह रहा है समान विभव तक, मतलब दोनों के विभव बराबर है, ठीक बराबर है। है। तो V1 बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान में R, होता है कि नहीं? और Q1 यस अपान सर। R1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो यस जाएगा? V2 के। V2 कितना होगा? 1/4πε0 Q2 अपान में R2, ठीक है। तो यहाँ से यस तुमको सर। Q1 अपान R1 इक्वल टू Q2 अपान R2 मिलेगा, ठीक है। तो यस सर। वहाँ से Q1 अपान Q2 को का जहाँ पे जो बन रहा है ये बाद में जो Q1 Q2 बच, ये तुमने काट दिया, ये Q1 Q2 होंगे, ठीक है। यस सर। ये हटे तो फिर Q1 Q2 की जगह तुम क्या लिखोगे? R1 R2 ला के डाल दोगे यहाँ पे, समझ गए? यस सर। और जब डाल दोगे तो R1 R2 की वैल्यू तो पता ही है, फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक यस चीज़ तुमने यूज नहीं करी, उसने समान विभव लिखा हुआ ना, समान आवेश यस लिखा सर। होता तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता, समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी की पता चला? यस सर, पता चल। हाँ, तो अब इसमें चलो बता दे, सॉल्व भी किया हूँ, ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो है तुम्हारा, हालांकि मैं गलती से R1 R2 ध्यान नहीं दिया, D1 D2 की जगह R1 R2 यूज कर लिया हूँ। तो V1 बराबर 1/4 Q1 अपान R1 हो जाएगा। V2 की वैल्यू देखो आ जाएगी, अब V1 V2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर है, तो मुझे क्या मिल गया? यस Q1 अपान में R1 इक्वल टू Q2 अपान में R2, एक रिलेशन मिल गया, मैंने इसको एक रिलेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। फिर यस क्या सर। होगा यहाँ पे? एक सेकेंड, हैंग कर गया। अब यहाँ पे देखो, सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 जो होगा Q1 अपान A1 इक्वल टू Q2 अपान A2 होगा, ठीक है। यस सर। Q1 यहाँ पे जब इसको A1 A2 को पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R, A1 को मतलब पाई R, क्योंकि सरफेस है ना, वो स्फेरिकल गोला है ना, यस सर। तो इसको 4πR1 का स्क्वायर लिखोगे हैं, एक ही जगह में। यस सर। और दूसरे वाले को लिखोगे 4πR2 का स्क्वायर, ठीक है, एरिया की जगह में। तो पाई 4π से 4π तो कट जाएगा, यहाँ पे यस सर। R1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे R2 का स्क्वायर बचेगा, A1 और A2 की जगह में 4π दोनों में कट जाएगा ना। यस सर, कट जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ गया? सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 अपान में R1 स्क्वायर अपान में Q2 अपान में R2 का स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन के लिए भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा, बोलेगा कि सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 की वैल्यू आर के पदों व्यंजक निकालिए, सिद्ध कीजिए, बाद में देखना जो आएगा वही बोलेगा कि इतना सिद्ध कीजिए। तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू R2 अपान में R1 आ गया, ठीक है। ये ऊपर Yes, जाएंगे sir. ना, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे चला जाएगा, दोनों स्क्वायर में ही रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर ये वाली Yes, रिलेशन sir. यहाँ से, चूँकि हमको Q में R में रिलेशन लाना है, चूँकि R में ही वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से Q1 Q2 जो आ रहे हैं इनको गायब कर देंगे, इनकी जगह R1 R2 यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो Q1 अपान Q2 की जगह ये R1 ऊपर चला जाएगा, R1 बाई R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ पे Yes, sir. मैंने यहाँ पे यूज कर Hello. लिया मैथ में, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसकी जगह में तुम क्या लिख दो, हालांकि मैंने यहाँ पे Q में ही निकाल दिया था, समझ गए, मुझे पता ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मैंने Q में निकाल दिया। तुम R में जब वैल्यू पुट करोगे तो R2 बाई R1 आ जाएगा, ठीक है। हेलो, तो यहाँ पे R2 बाई R1 आएगा। अगर R1 बाई R2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर ये आ जाएगा Q2 बटे Q1। तो ये दोनों रिलेशन में कोई भी पूछ सकता है, बस तुम ध्यान देना, R की वैल्यू अगर पुट करोगे तो Q में आंसर आ जाएगा, Q की वैल्यू पुट करोगे तो R में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। दोनों का सेम रेशियो है, चूँकि हमारा Q1 अपान में Q2 इक्वल टू R2 अपान में R1 बनता है, इस वजह से दोनों का सेम ही आंसर आएगा। चाहे Q में अगर Q की वैल्यू दे दिया तो Q की वैल्यू पुट कर देना,
सवाल बनाने में क्या है, आर की जगह क्यू की वैल्यू दे सकते हैं, क्यू की जगह आर की वैल्यू दे सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट कर देगा R2। अब यहाँ पे हमारा R2 जो है सिग्मा 1 हमारा पहले 6 बोला हुआ है, ठीक है, तो 6 वाली को Yes, R1 sir. मान लो, अब बाद में जिसको बोला है उसको R2 मान लो, 4 तो 2/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो इसमें कई बार यही वाला डेरिवेशन करने के दे देगा 3 नंबर में, ठीक है। तो करना Yes, कुछ sir. ना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो लिखा है वही लैंग्वेज उतार के और फिगर बना के सॉल्व कर देना, ठीक है। Yes, sir. फिर है 5वें का 5वें का काम में देखो क्या है। 5वें का 5वें के काम में कह रहा है किसी पतले लेंस के लिए मेकर सूत्र लिखिए, इसके आधार पर। ये तुम्हारा ठीक है, बढ़िया लिखा, ठीक है, इतना ही लिखोगे और Yes. इससे ज़्यादा तो नहीं लिखोगे। ये तो तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर है। ये वाला है ना। Yes, sir. तो अब इसमें क्या फार्मूला लिख दोगे। अब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अपवर्तनांक अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। Yes, sir. और अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो भी फोकस दूरी बढ़ेगी, और घटेगी तो घट जाएगी, ठीक है। Yes. फिगर इसमें बना देना, बहुत छोटा आंसर है ना इसका, तो फिगर बना देना, Yes. थोड़ा से ज़्यादा आंसर लगेगा। मैंने ये लिखा, ये देखो, अब इसमें फिगर हालांकि बनाना चाहिए था, ठीक है। Yes, sir. चलो इस बात के बाद इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है स्वप्रेरण गुणांक अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखे। ये किया है क्या, नहीं किया? सर सब पेड़ गुणांक आ गया था, अन्य नहीं हाँ? सर एक डिफिनीशन आ गई थी, एक नहीं आई। तो स्वप्रेरण गुणांक जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक अच्छा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछा है ना। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर ख, स्वप्रेरण गुणांक अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 5 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जो तुमने लिखा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर पर उत्पन्न होता है। अरे महाराज, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो ये बताना पड़ेगा ना। तो स्वप्रेरण गुणांक तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना। अगर धारा परिवर्तन ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, और कम कर देंगे तो कम हो जाएगी। तो इसको फिक्स कर दो, समझ गए? यस सर। फिक्स करने का सेंस क्या है कि धारा परिवर्तन एकांक कर दो, समझ गए? यस सर। एकांक कर दिया, फिक्स हो गया। अब कहीं भी कोई भी पूछेगा तो वो अब बदल नहीं सकती, ठीक है, उसकी वैल्यू। यस सर। तो इसमें एकांक शब्द लगाओ जो उस कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर पर उत्पन्न होता है, ठीक है। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। एकांक शब्द लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अन्योन के लिए क्या कुछ नहीं लिखना है, इसमें लिख देना है कि यदि किसी कुंडली से स्वप्रेरण गुणांक अन्य प्रेरण गुणांक, तो उसमें क्या है कि दो कुंडलियों को लाना पड़ेगा पास पास, ठीक है। तो दो समीप रखी हुई कुंडलियों में से यदि किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक, अच्छा हाँ, यह दो समीप रखी कुंडलियों में यदि या ऐसा, इसमें ये भी यूज कर सकते हो प्राथमिक और द्वितीय। खैर चलो ठीक है, वो तो तुम्हारी बुक में जो भी लिखा होगा एक बार देख लेना। इसमें यही लिखना है कि ये दो समीप रखी कुंडलियों में से यदि एक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं, समझ गए? हेलो हेलो। अन्योन कुंडली में अन्योन के लिए दो कुंडली लो, एक में धारा परिवर्तन कराओ, दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराओ, ठीक है।
धारा परिवर्तन Yes, की sir. दर एकांक कर दो, जो भी विद्युत वाहक बल मिलेगा वही अन्योन प्रेरण गुणांक होगा। स्वप्रेरण गुणांक में क्या Yes, sir. है कि एक ही कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन करेंगे और उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। लेकिन कब? जब धारा परिवर्तन की दर एकांक। ठीक है, एकांक। यस सर। एक ही कुंडली में बहने वाली धारा में धारा परिवर्तन अगर एकांक हो तो उसमें उत्पन्न प्रेरित वाहक बल, उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को अन्य स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, चलो ये सही है तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें 3 नंबर दे दिए हैं, लेकिन ये तुमको इसमें 2 ही नंबर मिल सकते थे। ठीक है, क्योंकि आधा तो लिखे नहीं थे, वो एक ठो आंसर। यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है का? अगर हमको धारिता बढ़ानी है तो उसका क्या करें? साइज बढ़ा दे। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन r होता है अगर कोई गोली चालक है तो। ठीक है, गोली चालक के ही संधारित्र का धारिता का तुम फार्मूला पढ़े हो, बाकी का तो पढ़े नहीं हो। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आंसर दोगे। ठीक, हेलो। तो उसमें जब उसके रिस्पेक्ट में आंसर दोगे तो ये हो जाएगा। पहली बात ये फार्मूला लिख दो, सूत्र यहाँ पे ऐसे लिख दो, सूत्र C = 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई K एप्सिलॉन, K भी होता है ना, एप्सिलॉन 4 पाई K R एप्सिलॉन K R। ठीक है, तो यहाँ पे चालक की धारिता बढ़ाने के लिए पहली बात तो क्या करो, उसकी जो है त्रिज्या साइज बढ़ा दो। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बढ़ाओगे तो आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसका? क्यों? इसकी धारिता C है, वोल्टेज V है, आवेश Q है, त्रिज्या R है, त्रिज्या फिगर बना दो। तो उसका आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। अब प्लस अगर जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का अगर परवैद्युतांक बढ़ा के दे देंगे तब भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो दोनों केस में चल जाएगा। अगर संधारित्र है तो उसमें भी चल जाएगा। संधारित्र के प्लेटों के बीच का मध्य जो परवैद्युतांक जो माध्यम रहता है उसका परवैद्युतांक बढ़ा देंगे तब भी धारिता बढ़ जाती है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, ये फार्मूले से ही मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन उनने किया है, क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल का आंसर तुम्हारा सही है शायद। ठीक है, तो बढ़िया कर दिए, कोई बात नहीं। चीज़ें सुधार सकते हो उनको सुधार लो। ठीक है, यस सर। हाँ, उसमें 3 नंबर मिल गए, लेकिन तुम डेफिनेशन थोड़ा वो जो रीजन पूछा था वो गड़बड़ था तुम्हारा। ये क्वेश्चन कौन सा है? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान का ताप के संबंध लिखिए। नहीं, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ये किया था कि नहीं किया था, कि अगला वाला किया था, अथवा वाला किया था ना? चलो इसको बता देते हैं, अगर इनकेस करते तो कैसे करते। घ नंबर तो घ नंबर को क्या है, R बराबर में 8, ये फार्मूला होता है, देख लो। ये वाला, अच्छा ये वाला सवाल, इसके पीछे वाला सवाल जो है, एक सेकेंड, ये वाला सवाल था ना, ये तुमने न्यूमेरिकल सही कर दिया। ठीक है, अगर कोई देखना हो तो इसको इसी का आंसर देख लेगा, इसी वाले को। फिर जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप के रिस्पेक्ट में रिलेशन लिखना। ठीक है, तो इसका जो है तुम ऐसे लिख देना, ये है मैंने लिखा हुआ है R = R0 1 + α t। ठीक है, ये होता है हमेशा, ये जो अनुदैर्ध्य वृद्धि वगैरह जब 9 कक्षा 9 वगैरह में पढ़े होगे, ताप प्रसार गुणांक जो होता है वैसे ही प्रतिरोध गुणांक भी होता है। बस उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे L होता है, यहाँ पे R हो गया। जैसे लंबाई, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक पढ़ा है कि नहीं 9 में, कि नहीं पढ़ाया था? 11 में पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे क्या है, L की जगह R L = L0 1 + α t होता है। यहाँ पे R लिख दो, प्रतिरोध लिख दो,
वैसे ही रो के लिए हो जाएगा। रो के लिए सेम ही होता है, क्योंकि आर की जगह पे क्या लिखोगे, रो एल अपान में ए, और आर नाट की जगह रो नाट अपान में रो नाट इंटू एल अपान ए लिख दोगे, तो एल अपान ए दोनों की तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो रो के लिए जो फार्मूला आर के लिए होगा वही रो के लिए होगा। रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है। यस सर। अब उसमें कह रहा है कि अल्फा का परिभाषा दीजिए, प्रतिरोध गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा। अब यहाँ से इससे अगर तुम उठाओगे तो दोनों का गुणा करा दो, आर नाट अल्फा, इसका आर नाट का अंदर गुणा हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आर नाट प्लस आर नाट अल्फा टी। जब इसको जब अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आर नाट माइनस आर अपान में टी, आर नाट टी होगा। ठीक है, आर नाट का गुणा यहाँ भी तो आ जाएगा, है ना। यस सर। ये होगा। तो इसमें जब इसका डेफिनेशन लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो जो है अल्फा बराबर में आर नॉट माइनस आर अपान में आर नॉट इंटू टी आ जाएगा। ठीक है। यस सर। तो इसका डिफिनेशन जब लिखोगे आर नॉट इक्वल टू, यदि टी इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड तथा आर नॉट इक्वल टू 1 ओम लिख सकते हो। ठीक है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो, या किसी पदार्थ के चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो तथा उसके तार में उसके ताप में यदि 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दे तो उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि ही उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। ठीक है। जैसे तुम लोग उसकी परिभाषा रटे थे रेखीय प्रसार गुणांक की, सेम वही चीज़ कर लेना। जहाँ जहाँ लंबाई है वहाँ वहाँ आर कर देना। जैसे उसमें से एक एकांक लंबाई का छड़ लेते हो, यहाँ पे एकांक ओम ले लेना। ठीक है। यस सर। इसको एक बार बुक से भी देख लेना। ठीक है। यस सर। इसमें हालांकि अब सापेक्षिक शब्द जोड़ना पड़ेगा, सापेक्षिक परिवर्तन। अगर वही एक ही परिभाषा याद करना, दो दो तरीके से मत याद करना, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख दिया हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तुमने जो किया है शायद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना ये है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और ये सवाल तुम्हारा शायद सही है। ठीक है। तो ये तुमको इसमें तुमको मिल गए हैं नंबर। एक सेकंड, तुमने यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, ये तो यहाँ पे है तुम्हारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति इतनी है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इतनी हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए, तो कार्य फलन का मान भी बताइए। तो इसमें जो है तुम्हारा प्रकाश विद्युत प्रभाव तो ठीक है। हेलो हेलो, आवृत्ति का है, कह रहा है किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। खैर चलो ठीक है। अब इसमें तुमने वी न्यू नॉट वैल्यू दिया हुआ है और न्यू की वैल्यू दिया हुआ है। पूछा क्या है, निरोधी विभव और कार्यफलन। तो निरोधी विभव कार्यफलन बराबर फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट, वो तो तुमने सही निकाल दिया है, लेकिन इसका मात्रक तुमने गलत लिख दिया है। जब तुम इसमें एच और न्यू का यूज कर रहे हो तो एच न्यू तो जो होता है वो तो एसआई यूनिट में यूज कर रहे हैं ना। एच न्यू का मात्रक देखो मीटर पर सेकंड है कि नहीं, मीटर वो सॉरी जूल इंटू सेकेंड होता है, और जो तुम न्यू का यूज कर रहे हो ये हर्टज होता है, ये प्रति सेकंड होता है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल ही तो बचेगा, हैं? क्यों? यस सर। मात्रक तो लिखा रहेगा ना, हर पेपर के नीचे लिखा रहता है, वो भी जैसे जो है एच की वैल्यू लिखी होती है, उसमें मात्रक भी लिख के आता है। इनकेस अगर तुमको वो चीज़ें तो यहीं से मिल जाती हैं क्वेश्चन पेपर से ही, हमेशा देखो ये नीचे लिखा रहता है, तो ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ मात्रक लिखा है कि नहीं, जूल इंटू सेकेंड। यस सर।
और आवृत्ति का तो तुमको पता ही होता है, प्रति सेकंड होता है। हर्ट्ज को प्रति सेकंड बोलते हो, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, केवल जूल बचेगा। तो ईवी में तो नहीं यस लिख सर। सकते ना। ईवी में बदलने के लिए तुमको हमेशा गुणा भाग देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, ठीक है। यस। तो ये तुमने यस ये सर। पहली मात्रक सुधार लो इसका, बाकी तो सही है। दूसरी बात, फिर से यहाँ पे फार्मूला सेम गलती कर दी है। ई बराबर में एच न्यू नॉट, अब प्लस में क्या है ये एच न्यू नॉट, प्लस में क्या लिखा है के। तो ये बीच में जो लिखा हुआ है इसको काटो, फिर से एच न्यू लिख के उसको सही तरीके से काटो ना। ये तो सही काटा लिखा है। है, एच न्यू नॉट प्लस के होता है, ठीक है। अब इसमें तुमने यहाँ पे फाई निकाल दिया, फिर समीकरण 1 में रख दिया तुमने एच ई बराबर एच न्यू नॉट प्लस के, ठीक है। यहाँ तक तुमने के की वैल्यू जो निकाला है वो ईवी में निकली हुई है, ठीक है। यस सर। तो ईवी में निकलेगी, जो भी ईवी नहीं, ईवी में नहीं है ये उसमें है, जूल में, ठीक है। यस सर। तो जूल में ही तो आएगा। यस सर। जो टर्म्स यूज कर रहे हो तुम, उनका पहले मात्रक तो देख लो। एच और न्यू, एच में जूल इंटू सेकेंड में है, न्यू का है में सेकंड में है, सेकंड सेकंड कट जाएगा। यस। ऐसे न्यू नॉट, जो न्यू की मात्रक होगा वही न्यू नॉट का मात्रा होगा, ऐसे न्यू। और तो इसमें क्या है कि एच न्यू में से एच न्यू नॉट घटा रहे हो, घट के ही तो आया। यस तो सर। इतना आ गया। अब उसके बाद जब ये जूल में आएगा, इसको ईवी में कन्वर्ट कर दोगे तो वही तुम्हारा निरोधी विभव बन जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे तुम यही ये आगे तो फर्जी में कर दिए, वेग तो पूछे नहीं है, तुम वेग क्यों निकाल रहे थे इसका। समझ गए। यस सर। तो इसलिए इसका वेग नहीं निकालना है, ये इसी में केवल इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे दोगे तो के जो होगा गतिज ऊर्जा ये ईवी में निकल आएगी, और उसकी जो आंखिक मान होगा वही निरोधी विभव बन जाएगा, ठीक है। नीचे लिख देना Yes, के sir. बराबर में जो भी आएगा भाग देने पर 16.1.6 का भाग दोगे तो लगभग 2 ईवी के आसपास आएगा। तो 2 ईवी गतिज ऊर्जा होगी, और आगे लिख दोगे आता है निरोधी विभव बराबर निरोधी विभव बराबर 2 वोल्ट, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना। यस सर। ये ध्यान, ये मैंने किया भी है, इसको देख लो कहाँ पे किया, ये किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू नॉट निकाल लिया, और न्यू नॉट दिया, न्यू दिया है, सब दिया है। तो डब्ल्यू तो तुम्हारा निकल आएगा, एच इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू ये इतना आ जाएगा। तो के बराबर ई माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। जो भी तुम किए वो भी सही है। तो यहाँ पे जो है के की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, सॉल्व होने के बाद लगभग आ जाएगी 3.2 गुणे 10⁻⁻20 जो भी है। इसको जब जो इसमें ईवी में कन्वर्ट करोगे तो इतने का भाग दे दोगे तो लगभग 2 ईवी के बराबर आ जाएगा। अब ये 2 ईवी के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से निरोधी विभव पूछा है ना, तो निरोधी विभव हो जाएगा। निरोधी विभव कितना हो जाएगा 2 ईवी, यहाँ पे लिख देना आता है। विभव में ई सिर्फ 2 वोल्ट लिखना है, ई मत लगाना, ठीक है। यस सर। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव दोनों एक दूसरे से निकलते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे। डेल्टा ई वाला भी जोड़ो ना। निश्चित कक्षा का हो गया और कोणीय संवेग हो गया, और जब कभी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करेगा तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा उन कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। तुमने भी जो 3 पॉइंट बनाए ठीक है, उतना पर्याप्त है। ये भी ठीक है, तुम्हारे 3 नंबर मिल गए होंगे इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मिला क्या? एक सेकंड देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, 3 नंबर मिले हैं, जिसको पढ़ना पढ़ लेगा। इसके बाद तुम इसमें जो ऊर्जा लिखे हो ना E1 E2 E3, ये जब अगर टाइम बचे तो लिख देना, ठीक है। सिर्फ ऊर्जा स्तर दिखाओ और वो दिखाओ दो, संक्रमण दिखा दो, ठीक है। यस अगर नहीं भी लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। जो ये वाला ऊर्जा स्तर दिखा दिए हो ना, ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो दिखा दिए हो, तो ठीक है। पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो यहाँ पे लिखो आगे कुछ भी जो भी लिखना है। अगला सवाल है तुम्हारा गॉस की प्रमेय बताना है। तो गॉस की प्रमेय तो ठीक है, तुमने जो लिखा ठीक,
एक सेकंड बस हो गया। यस सर। गॉस के प्रमेय, ये था गॉस के प्रमेय लिखिए, ये तो ठीक है। इसके बाद क्या है, समविभव प्रश्न। तो समविभव प्रश्न का डेफिनेशन लिखे हो इसमें थोड़ा ध्यान दो। समविभव प्रश्न ऐसा थोड़ी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ही मिलता है, वो तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में मिल जाएगा, समझ गए। यस सर। तो जैसे अब सरफेस जो स्फेरिकल गोला होता है तो उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र समान होता नहीं होता है, लेकिन क्या समविभव प्रश्न हो नहीं है क्या? तो ये जो यस। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ये एक गोला बना दूँ और यहाँ पे इसको आवेश दे दूँ, तो आवेश दे दूंगा तो इसका तो इससे इस आर दूरी पर भी तो समविभव प्रश्न मिलती है कि नहीं, इसके और यहाँ पे भी Yes. मिलेगा, समझ गए। तो विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जाने पे तो घटता है ना कि नहीं घटता, क्यों? से घटते हैं। मान लो इसको Yes, क्यू sir. आवेश दे दिया, तो एक समान विद्युत क्षेत्र वर्ड मत यूज करो यहाँ पे, टेक्निकली नहीं है, लेकिन अब हर आदमी थोड़ी, अगर बहुत आदमी नहीं भी ध्यान देता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है तो नंबर दे देंगे, लेकिन जब पहले से पता है तो मत यूज करो। इसमें यही लिखना है, बाकी पूरा सही है, बस एक समान शब्द मत यूज करो, क्योंकि समविभव प्रश्न जरूरी नहीं है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ही हो, वो तो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, समान हो अथवा असमान हो, ठीक है। Yes, sir. तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, इसकी जगह में किसी शब्द यूज कर सकते हो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। Yes. बाकी उसका ये वाला इस तरीके का फिगर बना लो, एक तो स्फेयर वाला, ये ठोस गोला वाला, इसमें समविभव पृष्ठ, इसको लिख दो समविभव पृष्ठ, ठीक है, सम विभव पृष्ठ, समझ गए, ऐसे लिख दो। इसमें ये तो अच्छी चीज़ें है ना, ये तो पता है तुमको, बस लिखना आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुमने इसमें ट्राई किए हो करने की, लेकिन जो सवाल में नहीं समझ में आता उसको मत ट्राई किया करो। ये पहली बात तो ये क्या है कि ये कोई पतली सीट प्लेट है, ठीक है, ये कोई तार नहीं है, चालक पतला तार नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो बता दिया, ठीक है, वो नहीं लगेगा नंबर। एक बात ये क्या है, ये प्लेटें हैं, इस तरीके की प्लेटें हैं। अब प्लेटें ऐसे ऊपर से फोटो ले लोगे, यहाँ से इधर से फोटो ले लोगे तो पतली लाइन तो दिखाई देगी, समझ गए। तो एक्चुअल में ये प्लेटें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आवेश है, मान लो इसका आवेश पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, दोनों का समान है। तो बीच में जो विद्युत क्षेत्र आएगा इधर क्या होगा, इसकी वजह से तो सिग्मा अपान में, इसकी वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा इसकी वजह से यहाँ पे, चूँकि ये समान, ये प्लेटें कैसी हैं, ये प्लेटें हैं तुम्हारी, इनकी जो है इनफाइनाइट लंबाई चौड़ाई की मानी जाती हैं। तो इनसे आर दूरी पर, किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता, हर जगह समान होगा। तो यहाँ पे किसी बिंदु पे पूछा हुआ कि पी पे, ये पी बिंदु है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये दूरी अगर घटे या बढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है सिग्मा अपान में ई एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं। मोटी प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, और पतली प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Yes, sir. तो जो भी होगा, इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र ई होगा तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र ई होगा, हाँ, बस दोनों की दिशा अलग होगी। इसकी ये प्लस वाले की वजह से बाहर की ओर होगी हमेशा, इसकी वजह से इसके खुद की तरफ होगी, ठीक है। मान लो प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 1 है, ठीक है। तो प्लेट नंबर 1 की वजह से भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर प्लेट से, और प्लेट नंबर 2 से क्या होगा, वो अपने खुद की तरफ होगी, जो कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। Yes, sir. तो ये दोनों एक तरफ होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र धन वाली से तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और माइनस वाली से उसके खुद की ओर होगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे जो है अगर देखोगे तो जो पी में निकालोगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, और अपान में सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Yes, sir. विद्युत रोधी प्लेटें दिखाया, विद्युत रोधी की बात किया है तो फिर यहाँ पे 2 सिग्मा आएगा, ठीक है। तो फाइनली ये इतना आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या होगा, तो क्यू में तो जीरो हो जाएगा, दोनों विपरीत विपरीत में होंगे तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो बस इतना ध्यान देना है। आंसर छोटा था लेकिन टफ सवाल था। ठीक है, बस इतना देखना है। इसके बाद तुमने कौन सा ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला अथवा के पहला वाला। ठीक है, इसको करो तो सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा और इसको बढ़िया फार्मूला पहले लिख लो तो खैर चलो ठीक है, जो भी है सही है। किसी भी धारावाही प्रतिपास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय फिगर भी बना दिया करो। बायो सावर्ट का नियम जब भी लोगों फिगर बनाओ। ठीक है, नंबर लेने के तरीके सीखो टीचर से। फिगर बनाने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। इसमें क्या है, ये तो तुम्हारा सही है डेरिवेशन। साथ में उसने ये भी पूछा है कि ये बताओ इसका वो चुंबकीय आघूर्ण बताना। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है m बराबर में NIA। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था। ठीक है, हेलो, तो वो याद रखो। ये मैंने बताया था अभी पिछले दिन करवाया था क्वेश्चन। तो ये तुमको इसमें तुमको एक एडिशनल चीज़ लिख देनी थी। एक सेकंड, इधर मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लिखना चाहिए था तुमको m चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है NIA। तो यहाँ पे अब एक ही पास है तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। खैर चलो ठीक है, यही लिख दो, केवल सूत्र ही तो वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे। ठीक है, धारा पास के लिए अब एक ही पास है तो m बराबर I लिख सकते हो, एक ही लूप के लिए। ठीक है, यहाँ लूप तो एक है तो इसलिए m बराबर I इंटू a हो जाएगा। फाइनली ये पूछ रहा है, इस पास के लिए पूछ रहा है तो लिख दो इस पास के लिए लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। n फेरों की संख्या होती है ना, तो एक ही पास है, एक ही फेरा है ना, तो धारा इंटू I हो जाएगा। और धारा तुम्हारे पास पता है ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। ए क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू पाई आर का स्क्वायर। काम खत्म। समझ गए, मात्रक क्या हो जाएगा, I का मात्रक होता है एम्पियर, A का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। काम खत्म, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी के जो सवाल बच रहे हैं जो सिलेबस में है इनको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक।